मैं हेमंत सर द पॉसिबल एकेडमी से। मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा नए सिलेबस के अनुसार हम प्रथम प्रश्न पत्र 1 के खंड भाग की पहली यूनिट पहली इकाई का अध्ययन करेंगे, जिसका एक मुख्य विषय है विश्व भौतिक भूगोल के लक्षण। तो इस टॉपिक को जानने से पहले हम उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन जानेंगे, एक परिचय जानेंगे कि भूगोल है क्या। तो भूगोल के बारे में हम जानते हैं। भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि सब लोग सारे बच्चे जानते हैं, जो सारे ही टीचर अध्ययन कराते हैं। एक प्रारंभिक स्टेज है, प्रारंभिक स्तर भूगोल का। तो सभी जानते हैं कि भूगोल को हम दो शब्दों में बांट लेते हैं, एक जियो और एक ग्राफी। जियोग्राफी, इसको हम दो भागों में बांट लिया, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ यहाँ भू से होता है, ग्राफी का अर्थ है वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी है क्या। भूगोल जो है, फिर से हम इसका अध्ययन करते हैं कि भूगोल जो है दो शब्दों में बांटा जाता है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ हम भू से लगाते हैं, ग्राफी का अर्थ वर्णन से लगाते हैं। हम एक टोटली देख लें तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी होती क्या है, किस पृथ्वी के अंदर हम कहाँ कहाँ तक हम पृथ्वी के भाग को मानें और उसका अध्ययन करें। पृथ्वी को हम कहाँ कहाँ तक हम अध्ययन करें और उस पृथ्वी को मानें। तो पृथ्वी के अंतर्गत हम उसके बाहरी वातावरण, उसके सतह और उसके इंटरनली क्षेत्र, आंतरिक भाग, हम इसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो भूगोल पृथ्वी के अंतर्गत हम पृथ्वी के बाहरी भाग, उसके सतह और उसके हम आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं। आंतरिक भाग के अंतर्गत हम क्रस्ट का अध्ययन करते हैं। एक पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह है, क्रस्ट का अध्ययन करते हैं। उसके आंतरिक भाग में हम जो अध्ययन करते हैं वो मेंटल का अध्ययन करते हैं। फिर और आंतरिक भाग में हम कोर का अध्ययन करते हैं, कोर सेक्टर, कोर का अध्ययन करते हैं, जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की। हम अब जो भूगोल के अंतर्गत हम जो पहली इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, विश्व भौतिक भूगोल के लक्षण। ठीक है। तो हम कहाँ का अध्ययन करना है, हम इसी क्रस्ट के भाग का अध्ययन करना है। ठीक है। क्रस्ट पे हमें क्या अध्ययन करना है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं पृथ्वी के इसी भाग का, सतह का भाग का, क्रस्ट पर ही हम कुछ उच्चावचों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। इन उच्चावचों का अध्ययन करेंगे। अब उच्चावच क्या है तो इसको हम थोड़ी देर में जानेंगे कि उच्चावच है क्या। ठीक है। अब पृथ्वी के हम शाखाओं के बारे में वर्णन कर लेते हैं कि पृथ्वी की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, भूगोल विषय की शाखाएं कौन कौन सी हैं जिसको हमको अध्ययन करना है। भूगोल की शाखाएं के अंतर्गत हम देखते हैं, हम भूगोल को शाखाओं के अनुसार हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक वो भाग है जिसमें प्रकृति ही प्रकृति है, मानवीय हस्तक्षेप ही नहीं है, तो उस भूगोल को हम बोल देते हैं भौतिक भूगोल। दूसरा भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव का हस्तक्षेप है, प्रकृति में उस मानव का हस्तक्षेप। तो इस भूगोल को हम बोल देते हैं मानवीय भूगोल। ये भाग हमारे सिलेबस में है, जिसका हमको अध्ययन करना है इकाई 1 के अंतर्गत, भौतिक भूगोल। इसके लक्षण के अंतर्गत हमें उच्चावचों का अध्ययन करना है, जो मैंने अभी बताया। पृथ्वी के क्रस्ट पर स्थित उच्चावचों का अध्ययन हमको इस भाग के अंतर्गत करना है। पहली इकाई में भौतिक भूगोल,
भूगोल के 2 शाखाएं, जिसमें प्रकृति का हस्तक्षेप, सिर्फ प्रकृति का हस्तक्षेप है, प्रकृति का हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप, मानव का हस्तक्षेप नहीं है। मानवीय भूगोल के अंतर्गत मानव का हस्तक्षेप है। इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, मानव ने कहाँ कहाँ हस्तक्षेप किया है और इस भूगोल की, मानवीय भूगोल की शाखाएं कहाँ कहाँ तक फैल गई हैं, प्रसारित हो गई हैं। मानव ने सबसे पहले कृषि करना चालू किया, कृषि के बाद उसने उद्योग किए, उद्योग की स्थापना की, उसने परिवहन का विकास किया, उसने रहने के लिए घर बनाए, बस्तियां बनाई, उसने पर्यटन बनाया, उसने व्यापार किया आदि। कृषि के अंतर्गत हम इसको कृषि भूगोल में बांट लेते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल। उद्योग के अंतर्गत हम उद्योग भूगोल। ये मानव के जितने भूगोल के पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो हमें अर्थव्यवस्था में भी सहयोग करेंगे। जब हम अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें काफ़ी मददगार होंगे। तो अब ज्योग्राफी का इस पार्ट को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है, बाद में। अभी हम इस पर फोकस करेंगे, विश्व भौतिक भूगोल के लक्षणों पर, यहाँ इस वाले पार्ट पर। इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम जान रहे थे परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, बस्तियाँ 2 जगह बसाई उसने, एक ग्रामीण क्षेत्र में बसा ली, ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में, तो रूरल ज्योग्राफी, और दूसरा अर्बन ज्योग्राफी। इसी के अंतर्गत हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी का भी अध्ययन करते हैं, व्यापार, ठीक है, व्यापार भूगोल। इसका हम अध्ययन पहली इकाई के अंतर्गत करेंगे, भौतिक भूगोल, जिसमें प्रकृति का हस्तक्षेप ही हस्तक्षेप है, मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमने भूगोल की अभी शाखाओं के बारे में थोड़ा जाना, उसके अंतर्गत हमने भौतिक भूगोल जाना। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने ये जाना कि ये वह भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति का ही हस्तक्षेप है, मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। अब इसके अंतर्गत हम किस किस भाग का अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसको भी जान लेते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहले भू आकृति भूगोल, भू आकृति भूगोल, जलवायु भूगोल, महासागरीय भूगोल, जैव भूगोल, भू आकृति भूगोल, जैसे कि शब्द से ही हमें जानकारी मिल रही है, पृथ्वी पर स्थित आकृतियों का अध्ययन करना। ऐसा भूगोल जिस पृथ्वी के आकृतियाँ जो बन रही हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे सिलेबस में है पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का हम अध्ययन इसी विषय के अंतर्गत करेंगे, ठीक है, भू आकृति भूगोल। जलवायु भूगोल क्या है? जल और वायु से मिलकर जो बनता है भूगोल वो जलवायु है। जल और वायु की कुछ दशाएँ बनती हैं, जिससे बरसात होती है तो वर्षा आएगी, मौसम, जलवायु, इन सब का अध्ययन करेंगे। महासागर के अंतर्गत भी हम विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का अध्ययन करेंगे, धाराओं का अध्ययन करेंगे, ज्वार भाटाओं का अध्ययन करेंगे, जो भी है, ठीक है। जैव भूगोल के अंतर्गत हम सजीव चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे सजीव चीज़ मतलब जैसे प्लांट हैं, जीव हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। उनके आपसी एक रिलेशन, संबंधों का अध्ययन करेंगे, जिसमें इकोलॉजी भी आ जाएगी, ठीक है। तो जैव भूगोल हमने अभी भौतिक भूगोल के बारे में जाना। भौतिक भूगोल वह है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, प्रकृति का हस्तक्षेप है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ आकृतियों का अध्ययन, जलवायु का अध्ययन, समुद्री विज्ञान भूगोल का अध्ययन, जैव भूगोल जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करेंगे।
अब हमने ये थोड़ा एक तथ्य जान लेते हैं कि फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, भौतिक भूगोल को अंग्रेजी में जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कौन है, तो हमको याद कर लेना है प्री के नज़रिए से कि हम प्रीलिम्स जब देंगे तो उसमें ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भौतिक भूगोल के पिता हैं। ठीक है, उनका हमने अभी भौतिक भूगोल के बारे में जाना कि भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत, भूगोल की शाखा के अंतर्गत भौतिक भूगोल, फिर भौतिक भूगोल के अंदर भू आकृति भूगोल, भू आकृति भूगोल के अंतर्गत हम उच्चावचों का अध्ययन करेंगे। मेरा ये सब कुछ कहने का मतलब ये है कि हम इस लाइन को पहले समझ लें। इस लाइन के अंतर्गत फिर हम सिलेबस के अंतर्गत आयोग के द्वारा क्या दिया गया है उसको हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके हैं कि हमें भौतिक भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, उसके लक्षण मतलब उच्चावच क्या है। ठीक है, अब हम उच्चावचों को जानेंगे कि उच्चावच है क्या। ठीक है, उच्चावच कुछ नहीं, उच्चावच जमीन का ही वह हिस्सा है जो ऊंचाई नीचे लिया होता है। इस ऊंचाई नीचाई वाला भाग उच्चावच कहलाता है। ठीक है, ये उच्चावच कई श्रेणियों में बटा होता है, जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत हम उन ऊंचाइयों और नीचाइयों का अध्ययन करते हैं, उन उच्चावचों का अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी के निर्माण के साथ सबसे पहले विकसित हुई, जैसे महाद्वीप, महासागर, ये पृथ्वी में सबसे पहले बने, इनको प्रथम उच्चावच के अंतर्गत रखते हैं। अब इनके ऊपर जो डेवलप हुआ, जो विकसित हुई, जो आकृतियाँ बनी, उनको हम द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, आदि। जो महाद्वीप महासागर के ऊपर जो विकसित हुए उनको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि। मैदान को हम द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत भी रखते हैं। ठीक है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत हम इनके ऊपर जो डेवलप हुई है, जैसे नदियाँ, हिम नदी, हिमानिया, ठीक है, डेल्टा आदि। ठीक है, मैदान को हम दोनों ही श्रेणियों में रखते हैं। मैदान का कुछ भाग द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, कुछ भाग उस जो पहले डेवलप हुआ द्वितीय श्रेणी का जो मैदान बना, उस मैदान को ऊपर भी मैदान बना तो हम उसको तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि उच्चावच बना क्या, उसको उसकी बनने की प्रक्रिया क्या है। तो हम प्रक्रिया के अंतर्गत हम कुछ बल की बात करते हैं, कुछ शक्तियाँ हैं जो उच्चावचों का निर्माण करती हैं। ठीक है, उन उच्चावच या निर्माण करने की जो शक्तियाँ हैं उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक वो शक्ति जो पृथ्वी के अंदर से आती है, ठीक है, तो हम उसे अंतर्जात शक्ति या बल बोलेंगे, अंतर्जात बल। एक वो बल जो पृथ्वी के बाहर से आकृतियों का निर्माण करता है, बहिर्जात, जिसे हम बहिर्जात बल। शब्दों को जानेंगे तो हम वैसे भी आधे सब्जेक्ट हम जान लेंगे, जैसे अंतर्जात। जात का मतलब उत्पत्ति, अंतर मतलब आंतरिक भाग, आंतरिक भाग से उत्पन्न हुआ बल। बहिर मतलब बाह्य, जात मतलब उत्पत्ति, बल। बाह्य पृथ्वी के बाहरी सतह से उत्पन्न हुआ बल, जैसे नदियाँ, हिमानियाँ, पवन आदि, जो अपर्दन अपक्षण निक्षेपण करेंगी। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें आकृति बनाएंगी अधिकांश जो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखी जाएंगी। अंतर्जात बल के हम बांट लेते हैं दो भागों में। अब हम पाठ्यक्रम पर फिर से आते हैं लौटकर। इकाई 1 विश्व भौतिक भूगोल के लक्षण, जिसके अंतर्गत पर्वत दिया हुआ है और भी चीज़ें दी हैं। हम पहले पर्वत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पर्वत के अंतर्गत हम ये जानेंगे पर्वत होता क्या है। ठीक है, पर्वत के साथ एक शब्द जरूर आता है पहाड़, जिसमें हम कन्फ्यूजन रहते हैं। तो पर्वत और पहाड़ के अंतर्गत हम अंतर जानेंगे। पर्वतों के प्रकार, कितने प्रकार के पर्वत हैं, पर्वतों का स्वरूप कैसे कैसे रूप लिए हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके सिद्धांत, उसके पर्वतों के बनने की क्या प्रक्रिया है। तो कई विचारकों ने, कई भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए, उनके बारे में जानेंगे। मुख्यतः इसमें हम जो पढ़ेंगे भूसन्नति के सिद्धांत पढ़ेंगे, भूसन्नति का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये कोबर ने दिया है। ठीक है,
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे क्रम से। पर्वत क्या है, पर्वत पहाड़ में अंतर क्या है, पर्वत के प्रकार, पर्वत के स्वरूप, पर्वत के सिद्धांत। आगे चलते हैं। पर्वत हमने बचपन में कई बार चित्र बनाया होगा, ठीक है। तो पर्वतों को हमने सबसे पहले जो भी चित्रकारी की है अपने घर में जब छोटे थे, सबसे पहले जो डायग्राम बनाया होगा वो कुछ इस प्रकार का ही बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा। उसमें सूरज बनाया होगा, पक्षी उड़ाए होंगे, ठीक है। तो बचपन का प्यार है, भूल मत जाना रे, ठीक है। इसका याद ज़रूर करना। यही सब कुछ पर्वतों के बारे में आपको जानकारी दे देगा, ठीक है। ये चित्र हमने बनाया है तो हमको ये इस पर ध्यान देना है। पर्वतों का शिखर होता है, नुकीला जो भी हिस्सा होगा पर्वतों में होगा, पहाड़ में नहीं होगा। इसके नीचे का भाग काफ़ी चौड़ा होगा, ठीक है, चौड़ा होगा। इसका ढाल जो है, ये ढाल जो है, ये ढाल तीव्र होगा, ठीक। ये तो मोटी मोटी बात होगी। पर्वत में एक शिखर होगा, ठीक है, नुकीला हिस्सा होगा, तीव्र ढाल होगा, उसका आधार भाग चौड़ा होगा, ठीक। और एक तथ्यात्मक हम बात करें, तथ्यात्मक, तो 1000 मीटर से जो ऊंचाई है, जिन भू आकृतियों की इस प्रकार की भू आकृति है जिनमें शिखर है, तीव्र ढाल है, आधार चौड़ा है और 1000 मीटर से अधिक ऊंचा है, तो वो पर्वत है। इस ऊंचाई से नीचे वाले भाग जिनमें शिखर नहीं पाया जाता, आधार बहुत तीव्र नहीं, ढाल बहुत तीव्र नहीं होता, ठीक है, वो पहाड़ कहलाता है। ऐसे भी कभी कभी बनाए होंगे पहाड़, ठीक है। इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से नीचे होती है, लेकिन 600 मीटर से ऊपर मानी जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि 1000 मीटर से ऊंचे पर्वतों का हमने लक्षण भी जान लिए, ठीक है। शिखर होना चाहिए, ढाल उसका तीव्र हो, आधार चौड़ा हो, मतलब क्षेत्रीय विस्तार उसका अधिक हो, विस्तृत हो, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई लिए हो। उससे नीचे का पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक मानी जाती है। अपवाद के तौर पर हम देखें तो पारसनाथ की पहाड़ी जो झारखंड में है 1366 मीटर ऊंची है। ये अपवाद के तौर पर हमें लिखना है, हमें कुछ ज़्यादा पेपर में नहीं लिखना है, कुछ मुख्य मुख्य बातें लिखनी है, ठीक है। आगे जानते हैं। इस चित्र को थोड़ा सा हम जब भी पेपर में बनाएं, यदि हम जल्दी से स्पीडली बना सकते हैं, तो यदि विभिन्न प्रकार के उच्चावचों के बारे में वर्णन पूछा जाए तो हमें पूरा एक चित्र बना देना है, ठीक है। जिसमें सागर है सबसे पहले, निम्नतम भाग। उसके बाद मैदान जिसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक होती है। उसके बाद पठार के बारे में बता चुका, पठार के बारे में अभी नहीं बताया, लेकिन हम उच्चावचों के लक्षणों में सिलेबस में दिया हो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पहाड़ के बारे में जाना कि 1000 मीटर से नीचे हो वो पहाड़ है, ठीक है। 600 मीटर से 1000 मीटर पहाड़, 1000 मीटर से ऊंचे पर्वतों के शिखर, आधार चौड़ा, ढाल तीव्र, ठीक है। समुद्र की ये सारी जो ऊंचाई हैं वो डेटम प्लेन के आधार पर देखी जाती है। डेटम प्लेन क्या है? एक समुद्री तल है, समुद्री तल इसके आधार पर देखी जाती है। ये समुद्री तल जो भी सागर का जो पानी है, पानी का जो लेवल है, वहाँ से इस लाइन को मिलाया जाए तो एक डेटम लाइन है, समुद्री तल। इस प्लेन की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी अंतर है, इस प्लेन की अंतर है, यहाँ आई है, यहाँ आई नहीं है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। मैदानों का निर्माण जब हम पढ़ेंगे सिलेबस में उसके बारे में जानेंगे, पठार के बारे में भी जानेंगे, पर्वत के बारे में भी जानेंगे। अभी आगे हम पर्वत के बारे में फिर जानते हैं। हमने पर्वतों के बारे में क्या है ये जाना, अब पर्वतों के बारे में इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि क्या प्रकार है। तो प्रकारों को हम 3 भागों से देखेंगे कि निर्माण के आधार पर कि कैसे निर्माण हुआ, किस किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, ठीक है। उनके डायग्राम भी देखेंगे, उनकी कुछ विशेषताएं भी देखेंगे। आयु के आधार पर देखेंगे कि पहले पर्वत कौन से बने, उनको किस श्रेणी में रखा गया, दूसरे किस श्रेणी में रखे गए, किस उम्र की श्रेणी में रखे गए, ठीक है। उम्र के आधार पर पर्वतों को बांटेंगे। स्थिति के आधार पर कि वो महाद्वीप के अंतर्गत है कि सागर के तट पर है, सागर के अंदर है, जो भी है, ठीक है। तो स्थिति के आधार पर हम पर्वतों को बांटेंगे। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम जो मुख्य पर्वतों के बारे में बात करते हैं वो ये है कि बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार, संग्रहित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। अब हम जानेंगे कि बलित पर्वत, इसके बलित पर्वत क्या है, कि बलित पर्वत क्या है, ठीक है। जानते हैं, आगे जानते हैं।
अब बलित पर्वतों के बारे में जानेंगे क्या है, ठीक है, कि बलित पर्वत है क्या चीज़, किस तरह से इनका निर्माण हो जाता है, कि किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बलित पर्वत होते क्या हैं। बलित पर्वत बलन से बनते हैं, तो ये लहरियादार होते हैं। ये इस तरह से बलित पर्वत होते हैं जो लहरियादार होते हैं, जिनमें फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, तो जब कोई चट्टाने हैं उनमें दोनों ओर से कोई दबाव आता है। दबाव, जब कोई चट्टान है, पृथ्वी को ऊपरी सतह पर जो चट्टाने हैं, प्लेट हैं, उनमें जो दबाव पड़ता है, ये दबाव पृथ्वी के संकुचन या अन्य कारणों से जो सिद्धांत में पड़ेंगे, तो दबाव पड़ने से इनमें जो बल पड़ता है, तो बलन बलित पर्वत कहलाते हैं। बलित पर्वत कहलाते हैं। चित्र हमको ऐसे ही जल्दी से बनाना है, बलित पर्वत क्या है। बलित पर्वतों का एग्जाम्पल हमको लिखना है। बलित पर्वतों का एग्जाम्पल हम जैसे जानेंगे कि हिमालय, रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत। ठीक है, ये कहाँ पर मानचित्र पर कहाँ दिखाई पड़ते हैं बलित पर्वत, उनको आप लोग देखेंगे मानचित्र में एक बार। अगली बार जब वीडियो डालूंगा तो इसका मानचित्र भी मैं डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे मानचित्र, एटलस उठाएंगे और देखेंगे कहाँ पर है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ब्लॉक पर्वत क्या है, आगे जानते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि बलित पर्वत जो है दो ओर से लगने वाले बल के कारण जो फोल्ड पड़े, बलन पड़े, उसके द्वारा बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, भूसन्नति के सिद्धांत भी है, जिसके आधार पर बलित पर्वत का निर्माण होता है। इसके हमने उदाहरण देखे कि हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये अलग अलग जो पर्वत हैं वो अलग अलग मानचित्र पर अलग अलग महाद्वीप पर पाए जाते हैं, जो आप देखेंगे। ठीक है, अब इनकी हम कुछ विशेषताएं भी देखते हैं। विशेषताएं क्या है, ये लहरदार है सबसे पहले तो। ठीक है, लहरदार इनका निर्माण भूसन्नति से हुआ है। ये परतदार चट्टान है, परतदार चट्टानों पर लगने वाले बल से बने हैं। इनमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इसका मतलब परतदार चट्टानें, ऐसे लेयरिंग वाली चट्टानें जो होती हैं, इनमें लेयर होती है, परतें होती हैं। जब परतें होती हैं तो इनमें जीवाश्म भी पाए जाएंगे, जीवाश्म भी पाए जाएंगे। परतदार चट्टानें, भूसन्नति से निर्माण, लहरदार। ठीक है, जब लहरदार की बात करते हैं तो एक लक्षण और आता है, जो ऊपर का हिस्सा अपनति कहलाता है, अंदर का हिस्सा अभिनति कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अपनति और अभिनति इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, विशेषता में बलित पर्वतों की विशेषताएं अपनति, अभिनति, लहरदार पाए जाते हैं, भूसन्नति से निर्माण, परतदार चट्टानें, जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लॉक पर्वत। दूसरा पर्वत हम जानते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक पर्वत, जब कोई प्लेट है उसमें किसी भी कारणों से जब उसे भ्रंश पड़ते हैं, दरारें पड़ती हैं। ठीक है, दरारें पड़ती हैं और इन्हीं दरारों के सहारे कोई ना कोई प्लेट नीचे खिसक जाती है, बस बीच का भाग उठा हुआ रहता है। ये उठा हुआ एक अवरोध की भांति खड़ा रहता है। ठीक है, मान लिया कि दरार पड़ी और ये चट्टानें नीचे खिसक गई और ये बीच का भाग उठा हुआ रह गया, तो इस प्रकार की संरचना बनेगी, ऐसे। ठीक है, ये उठा हुआ, तो ये अवरोधित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, उठा हुआ भाग। और ये जो आसपास जो नीचे दब जाता है उसे घाटी कहते हैं, घाटी। चूँकि ये भ्रंश के द्वारा बनी है, दरार पड़ने से बनी है, तो इसे भ्रंश घाटी भी कहा जाता है, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। चूँकि भ्रंश के द्वारा पर्वत उठा हुआ बना है तो इसको हम भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। चूँकि अवरोध की तरह भांति दिखता है तो अवरोध पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, अब उठने के आधार पर हम ब्लॉक पर्वत को हॉस्ट पर्वत भी कहा जाता है,
हॉस्ट पर्वत। एक शब्द और आता है रैंप घाटी। दिखता ऐसे ही है, उसमें अंतर बस इतना है कि इसमें बीच का भाग स्टेबल होता है, किसमें, ब्लॉक पर्वत में, बाकी के ये भाग खिसक जाते हैं नीचे, ठीक है, मूव कर जाते हैं। हॉस्ट पर्वत जब भी हम बनाएंगे तो बीच का भाग मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये भाग, बीच का भाग जो है मूव करेगा ऊपर और ये भाग स्टेबल होंगे, तो जो संरचना बनेगी दिखेगी ऐसे ही, दिखेगी ऐसे ही, ठीक, दिखेगी ऐसे ही। लेकिन अब मूवमेंट के आधार पर इसे हॉस्ट पर्वत कह देते हैं कि बीच का भाग उठा और आसपास का स्थिर रहा तो हॉस्ट पर्वत, बीच का भाग स्थिर रहा, स्थिर रहा, बीच का भाग स्टेबल रहा और आसपास का भाग गति कर गया और नीचे चला गया तो हम इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। याद करने के लिए एक तरीका है, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम ब्लॉक इस प्रकार लिखते हैं, बी से बीच और लॉक, तो बीच का भाग को जब हम लॉक कर दें तो बनता है ब्लॉक पर्वत। इसके हम उल्टा कर देंगे तो हॉस्ट पर्वत, ठीक है। तो बीच के भाग को जब लॉक कर दें और आसपास का गति कर जाए तो ब्लॉक पर्वत, इसके उल्टा हो जाए तो हॉस्ट पर्वत, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं। हमने अभी ब्लॉक पर्वत देखा कि किस प्रकार बना, और ब्लॉक हमने किसको कहा, हॉस्ट पर्वत किसको कहा। बीच का भाग लॉक कर दें, आसपास का भाग मूवमेंट कर जाए, नीचे की तरफ हो जाए, जो अवरोध पैदा होगा, अवरोध बनने से जो पर्वत बनेगा, ठीक है, तो हम उसको ब्लॉक कहते हैं। और बीच का भाग यदि स्टेबल नहीं रहता, गति कर जाता है, आसपास का बीच का भाग जो लॉक रहे उसके उल्टे हम हॉस्ट पर्वत को बनाएंगे, ठीक है। हम हॉस्ट पर्वत पे कौन सा बल कार्य किया था, ब्लॉक पर्वत बनाने के लिए कौन सा बल जो लगा था वो हम देख लेते हैं। वो लगा था तनाव बल या खिंचाव। जब दो प्लेट थी उसमें एक बल यहाँ, एक बल यहाँ खींच रहा था और उसके खींचने से जो दरारें पड़ी, ठीक है, क्रैक पड़ा। दो शब्द आते हैं, एक क्रैक, फ्रैक्चर, और फिर फॉल्ट मतलब भ्रंश, ठीक है। तो सबसे पहले क्रैक पड़ता है, सबसे छोटा भाग, फिर उससे जब चौड़ा हो जाता है तो फ्रैक्चर कहते हैं, जब और ज़्यादा उसमें गैप आ जाता है तो हम फॉल्ट कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। तो ये भ्रंश के द्वारा बना तो भ्रंशोत्तर पर्वत भी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे भारत में हम बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ठीक है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ब्लॉक पर्वत के, ठीक है। ब्लॉक पर्वत जो बीच का भाग लॉक हो जाए, आसपास का गति कर जाए, इसके विपरीत हॉस्ट पर्वत, ठीक है। अब इनकी हम विशेषता देख लेते हैं। जब ब्लॉक पर्वत बना था, हमने चित्र देखा, कुछ इस प्रकार बना, ठीक है। ऊपर का भाग कैसा था, सपाट था। पर्वत हमने जो पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े कि शिखर होना चाहिए और जो ये उसके हम इसलिए विशेषता पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्लॉक पर्वत की लक्षण है कि इसका ऊपरी भाग जो है सपाट होता है। पर्वतों की श्रेणी में आता है लेकिन ऊपरी भाग सपाट होता है। इसके आसपास का जो भाग है वो तीव्र ढालीय होता है, जिसे हम कगार कहते हैं। कगार दीवार समझ सकते हैं, दीवार की भांति खड़ा हुआ रहता है, ठीक है, कगार। तो स्कार्पमेंट है, इसको अंग्रेजी में स्कार्पमेंट भी कहा जाता है, कगारी भाग है। इसका आकार जो है मेज की भांति होता है, जैसे किसी ने मेज रख दी हो आराम से डाइनिंग टेबल जैसी होती है, उस तरह की मेज हो, तो इसका आकार मेज की भांति है, कगार है, सपाट है, ये इसकी विशेषता है। आगे हम जानते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत क्या है। जैसे एक शब्द से मैंने कहा कि शब्दों को हमेशा पहचान लो तो हम बहुत कुछ जान जाएंगे। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी से बने, ठीक है। इसे हम संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। संग्रहित क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से हमेशा लावा निकलता है और वो संग्रह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब वो इकट्ठा हो जाता तो लावा पर्वत भी कह सकते हैं, संग्रहित पर्वत भी कह सकते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी से बने, संग्रह होने से बनता है, निक्षेपण से बनता है, तो ये संग्रहित पर्वत भी कहलाता है, ठीक है। जैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो एग्जाम्पल जरूर देना, एकांकागुआ और इक्वाडोर, इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी। एकांकागुआ का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये मृत ज्वालामुखी तो है लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन कैसा, मृत। अब मृत ज्वालामुखी क्या होता है,
वो हम अगले जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि मृत जो है, जो कभी भी अब उससे निकलना, लावा निकलना बंद हो गया है, वो एक तरह से मर गया। ठीक है। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, जिस पर लगातार लावा निकल रहा है, सक्रिय है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। गुंबदाकार पर्वत क्या है? जो गुंबद जैसा हो, गुंबद जैसा हो, इसका जो स्ट्रक्चर गुंबद जैसा हो। इसका निर्माण भी आंतरिक शक्तियों के बल लगने से होता है। इस तरह का धरातल हो जाता है गुंबदनुमा। ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ जो ढाल, एक और बात बताना भूल गया था कि इसका जो ढाल है, ढाल जो बनेगा वो लावा की मात्रा पर निर्भर करता है कि लावा गाढ़ा है कि पतला है। यदि लावा गाढ़ा है तो उसका ढाल तीव्र बनेगा, और लावा जो है पतला है तो ढाल जो है मंद बनेगा, ढलान ऐसा कम कम बनेगा। ठीक है। अब जो गाढ़ापन और पतला कैसा होता है, तो सिलिका की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि सिलिका की मात्रा लावा में ज़्यादा है तो गाढ़ा होगा, ढाल जो है तीव्र होगा। सिलिका की मात्रा कम होगी तो ढाल कम बनेगा। ठीक है। गुंबदाकार एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंसिनाटी या ब्लैक हिल्स, जो कि यूएसए में पाए जाते हैं, मानचित्र पर देखें। ठीक है। आगे देखते हैं। हम अब देखते हैं कि अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं। इसको अनाच्छादन पर्वत भी कहते हैं, इसे घर्षित पर्वत भी कहते हैं। वही बात, शब्दों को जान लोगे तो बहुत कुछ जान लोगे। शब्दों को जान लो कि अवशिष्ट पर्वत है, जो कि अब सिर्फ अवशेष के रूप में बचा हुआ है। ठीक है। अनाच्छादन हम समझते हैं क्या है? घर्षित, जो घर्षण हो चुका है, अब कुछ नहीं है, घर्षण होकर छोटा हो चुका है। तो सबसे पहले बना होगा जी, सबसे पहले बना होगा जी, सबसे पहले बना था जी, और इतना प्राचीन समय बना कि वो कट कट कर अब जी अवशिष्ट पर्वत हो चुका है। ठीक है। जैसे बलित पर्वतों में देखें, बलित पर्वत में देखें तो हम अरावली की बात करते हैं। अरावली पर्वत जो एक बलित पर्वत है, किसी समय बना होगा, सबसे पहले बना था ये पर्वत। ये बना था प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन में, जो अभी देखेंगे हम समय काल के आधार पर। प्री कैम्ब्रियन में, कैलिडोनियन में। ठीक है। दोनों ही समय काल में इसको वर्णित करते हैं। इतना प्राचीन है कि अब जे घिस घिस कर, घिस का मतलब इसको हम बोलेंगे अपक्षयन या अपर्दन होकर, अपर्दन होकर, अपर्दन की प्रक्रिया से, अपक्षयन की प्रक्रिया से, अपक्षयन, पहले अपक्षयन होता है उसके बाद अपर्दन होता है। ठीक है। पहले अपक्षयन फिर अपर्दन। तो अपक्षयन और अपर्दन की प्रक्रिया से आज ये अवशिष्ट मात्र पर्वत है। एग्जाम्पल हम अरावली का लिखेंगे, चूँकि ये घिस चुका है तो ठीक है। इसकी हम विशेषता देखें तो ये पर्वत घिस चुका है। ठीक है। इस पर परतदार चट्टानें मौजूद नहीं रहेंगी, खनिजों में समृद्ध रहेगा, खनिज धातुएं पाई जाएंगी। अरावली की जो विशेषता है वो इसकी विशेषता है। ठीक है। हमने इसको कहा कि अनाच्छादन पर्वत भी कहते हैं। तो अनाच्छादन क्या चीज़ है? अनाच्छादन दो शब्दों से है कि एक अपक्षयन की प्रक्रिया प्लस अपर्दन की प्रक्रिया। यदि हम इन दो प्रक्रियाओं को मिला लें तो इन दो प्रक्रियाओं को मिलाकर हम एक शब्द दे देते हैं अनाच्छादन। ठीक है। अनाच्छादन की प्रक्रिया से बना हुआ पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। आगे देखते हैं। अब पर्वतों को निर्माण के आधार पर देखेंगे कि निर्माण किस किस टाइम पीरियड में हुआ। तो सबसे पहले हम प्री कैम्ब्रियन की बात करते हैं, कैम्ब्रियन की बात करते हैं। ये सबसे पहले बना, 40 करोड़ वर्ष पहले बना। समय को हम यहाँ से रट लें, रट्टा मार लें कि 3, 22, 32 और 40, तो 40 करोड़ वर्ष से पहले बना। जो सबसे पहले बना तो सबसे पहले अनाच्छादित भी होगा, घर्षित भी होगा, और आंशिक मात्र भी नहीं बचेगा, सील्ड के रूप में बचेगा। ठीक है। तो अरावली और लॉरेंशियल सील्ड, हम इसको एग्जाम्पल याद रखेंगे। कैलेडोनियन पर्वत जो स्कॉटलैंड में स्थित है, कैलेडोनियन पर्वत, उसी के आधार पर जब कैलेडोनियन पर्वत बना था उसी के आधार पर इस श्रेणी में और भी पर्वतों को शामिल कर दिया गया। 32 करोड़ वर्ष पहले बना। सतपुड़ा महादेव स्कॉटलैंड के पर्वत, यूरोप के अन्य पर्वत भी हैं। हर्सिनियन पर्वत जो कि 22 करोड़ समय पहले बना। अब ये सबसे पहले बना तो सबसे ज़्यादा अनाच्छादित हुआ, ये उसके बाद बना, ये भी अनाच्छादित हुआ। अनाच्छादित में बता चुका हूँ कि अपक्षयन और अपर्दन दो प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप है अनाच्छादन। ये भी अवशेष मात्र ही बचे हैं, जैसे सतपुड़ा देख सकते हैं, महादेव देख सकते हैं, अरावली भी देख सकते हैं। हर्सिनियन पर्वत जो 22 करोड़ बना। जितने भी हम हिमालय के आसपास के पर्वतों को देखते हैं, जैसे अल्ताई, त्यानसान और ये ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब हर्सिनियन काल के पर्वत हैं। ये जर्मनी के हॉस्ट पर्वत के आधार पर जो
हौज पर्वत बना था जर्मनी का, उसी के आधार पर हमने और भी पर्वतों की श्रेणी में रख दिया उन्होंने। अल्पाइन पर्वत जो 3 करोड़ सबसे नया पर्वत है, जो 3 करोड़ वर्ष पहले ही बना। इसमें जितने भी नवीन बलित पर्वत हैं उनको शामिल कर दिया गया, जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये सबसे ऊंचे पर्वत हैं, बलित पर्वत हैं, आज भी ये बन रहे हैं। ठीक है, इनका उत्थान आज भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने अभी निर्माण के आधार पर पर्वतों की बात की कि प्रीकैम्ब्रियन में बना, फिर उसका कैलेडोनियन, फिर हर्सिनियन और अल्पाइन काल के। ठीक है, जो सबसे पहले बना वो अनाच्छादित प्रक्रिया सबसे ज़्यादा हुई, उसके बाद कम, और अभी जो बलित पर्वत हैं, जो नवीन बलित पर्वत हैं, जो अभी उनमें उत्थान जारी है, बन रहे हैं, उनको हमने अल्पाइन श्रेणी के शामिल हुई। अब हम जो बात करेंगे कि पर्वतों का स्वरूप क्या है। पर्वतों का स्वरूप, ठीक है, हम इसमें पहले बात करेंगे कटक कैसे दिखाई पड़ते हैं, किसे हम श्रेणी कहते हैं, किसे हम श्रृंखला कहते हैं, किसे हम तंत्र कहा जाता है, पर्वत तंत्र, किसे कॉर्डिलेरा कहा जाता है, ये जानेंगे। पर्वतों का स्वरूप के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। एक जो भी समस्या हो वो कमेंट्स में डाल दें, और जो लिखने की जो भी बोर्ड पर लिखा गया, या तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसे लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, इसकी PDF में यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बात और, जो आज मैंने जो भी पढ़ाया, जो भी अध्ययन किया अपने लोगों ने मिलके जो किया, तो उनके कुछ प्रश्न मैं दूंगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उन प्रश्नों को आप देखकर हल करें, और हल करने के बाद मैं व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पर ही सेंड कर दीजिएगा। आप अपने अपने उत्तर मैं चेक कर लूँगा कि आपने क्या। धन्यवाद।